आँख की किरकिरी भाग 3। आशा को डर सा लगा। क्या हुआ ये? माँ चली गई, मौसी चली गई। उन दोनों का सुख मानो सबको खल रहा है। अब उसकी बारी है शायद। सूने घर में दाम्पत्य की नई प्रेम लीला उसे न जाने कैसी लगने लगी। संसार के कठोर कर्तव्यों से प्रेम को फूल के समान तोड़कर अलग कर लेने पर वो अपने ही रस से अपने को संजीवित नहीं रख पाता। धीरे धीरे मुरझाने लगता है, विकृत हो जाता है। आशा को भी ऐसा लगने लगा। उनके अथक मिलन में एक थकान है, कमजोरी है। वह मिलन रह रह कर मानो शिथिल हो जाता है। संसार की दृढ़ और प्रशस्त सहारे की कमी से खींचकर उसे खड़ा करना बड़ा कठिन है। प्रेम की जड़ अगर काम में ना हो तो भोग का विकास पूर्ण और स्थायी नहीं होता। महेंद्र ने भी अपने विमुख संसार के खिलाफ विद्रोह करके अपने प्रेमोत्सव के सभी दीपों को एक साथ जलाकर बड़ी धूमधाम से सूने घर के अमंगल में ही मिलन का त्योहार मनाने की चेष्टा की। एक तरह से चिकोटी सी काटकर ही उसने आशा से कहा, तुम्हें इन दिनों क्या हो गया है चुन्नी? मौसी चली गई तो इस तरह मुंह क्यों लटकाए हो? हम दोनों के प्रेम में ही क्या सभी प्रेमों का अवसान नहीं? आशा दुखी होकर सोचती, तब तो अपने प्रेम में कोई अपूर्णता है। मैं तो मौसी की बात प्राय सोचा करती हूँ। सास भी चली गई, इसका मुझे डर लगता है। घर के कामकाज अब ठीक से नहीं चलते। नौकर चाकर कन्नी काटने लगे। तबीयत खराब है कहकर नौकरानी एक दिन आई ही नहीं। रसोई पकाने वाला ब्राह्मण शराब पीकर गायब हो गया। महेंद्र ने आशा से कहा, खूब मजा आया, आज हम लोग खुद ही रसोई बनाएंगे। गाड़ी से महेंद्र न्यू मार्केट गया। कौन सी चीज़ कितनी चाहिए इसका उसे कुछ न पता था। बहुत सा सामान उठाकर खुशी खुशी घर लौटा। उन चीज़ों का क्या किया जाए ये आशा भी भली भांति न जानती थी। प्रयोग में ही दिन के 2-3 बज गए और बहुत से अजीबोगरीब अखाद्य तैयार करके महेंद्र को बड़ा मजा आया। लेकिन आशा महेंद्र के उस मजे में साथ न दे सकी। अपनी अज्ञता और असमर्थता पर उसे मन ही मन बड़ी लज्जा और कुढ़न हुई। हर कमरे की चीज़ें इस कदर बिखर गई थीं कि ज़रूरत पर कुछ पाना ही कठिन था। महेंद्र की डॉक्टरी वाली छुरी एक दिन तरकारी काटने के काम आई और कूड़ों के ढेर में जा छिपी। जिस पर वह नोट लिखा करता था वो कापी पंखे का काम करके अंत में रसोई की राख में आराम करने लगी। इन अनहोनी घटनाओं से महेंद्र के कौतूहल की सीमा न रही, लेकिन आशा को इससे पीड़ा होती। वे बेतरतीबी के बहाव में सारी गृहस्थी को बहाकर हंसते हुए उसी के साथ बहते चलना उस बालिका को विभीषिकाजनक मालूम हुआ। एक दिन शाम को दोनों जन बरामदे में बैठे थे। सामने खुली छत, बारिश खुल जाने से कलकत्ता की दूरी तक फैली इमारतों की चोटियां चांदनी में नहा रही थी। बगीचे से मोलसिरी के बहुत से औंधे फूल लाकर आशा माथा झुकाए माला गूंथ रही थी। महेंद्र खींचातानी करके रुकावट डालकर उल्टा सीधा सुनाकर नाहक ही झगड़ा करना चाहता था। बेवजह इस तरह सताए जाने के कारण आशा उसे झड़कना चाहती थी कि किसी बनावटी उपाय से उसका मुंह दबाकर महेंद्र उसके शासन वाक्य को अंकुराते ही कुचल डाल रहा था। किसी पड़ोसी के पिंजरे की कोयलिया कूक उठी। महेंद्र ने उसी दम अपने सिर पर झूलते पिंजरे को देखा। अपनी कोयल पड़ोसी की कोयल की बोली चुपचाप कभी नहीं सह सकती, पर आज वो चुप क्यों है? उत्कंठित होकर आशा ने कहा, अरे आज इसे क्या हो गया? महेंद्र ने कहा, तुम्हारी आवाज़ से लजा गई है। आशा ने निहोरा करके कहा, मजाक नहीं, देखो उसे क्या हुआ है। महेंद्र ने पिंजरे को उतारा। पिंजरे पर लिपटे कपड़े को हटाया तो देखा कोयल मरी पड़ी थी। अन्नपूर्णा के जाने के बाद खानसामा छुट्टी पर चला गया था। कोयल का किसी को ख्याल ही न था। देखते ही देखते आशा का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी उंगलियां चल न सकी। फूल यूं ही पड़े रह गए। चोट तो महेंद्र के जी को भी लगी, लेकिन नाहक की रस भंग होगा इसलिए उसने इसे हंसकर टाल जाने की कोशिश की। अच्छा ही हुआ, मैं इधर डॉक्टरी को निकलता, उधर ये कमबख्त कूं कूं करके तुम्हें जलाया करती। कहकर अपने बाहुपाश में लपेटकर उसने आशा को समीप खींच लेना चाहा। अपने को धीरे धीरे उसके बंधन से छुड़ाकर आशा ने आंचल से मोलसिरी के सब फूल गिरा दिए। बोली, छी छी छी, अब देर क्यों, जल्दी जाकर माँ को लिवा लाओ। इतने में दुतल्ले से महेंद्र भैया की पुकार सुनाई दी। अरे आओ आओ, महेंद्र ने जवाब दिया। बिहारी की आवाज़ से उसका हृदय खिल उठा। विवाह के बाद इन दोनों के सुख का बाधक कभी कभी आता रहा है। आज वही बाधा सुख उन्हें निहायत ज़रूरी लगा। बिहारी का आना आशा को भी सुखद लगा। वो जरा घूंघट खींचकर जल्दी से उठ बैठी। महेंद्र बोला, अरे जा कहाँ लगी हो? कोई नहीं, बिहारी है। आशा ने कहा, भाई साहब के लिए नाश्ता ले आओ।
एक काम का मौका आ गया। इससे आशा का अवसाद कुछ हल्का हुआ। सास की कुशल के लिए घूंघट काढ़े वो खड़ी रही। बिहारी से अभी भी वह बोलती चालती नहीं थी। अंदर कदम रखते ही बिहारी ने कहा, तौबा तौबा, जैसे कवित्व के बीच आ टपका मैं। खैर फिक्र न करो भाभी, मैं बेरंग वापस होता हूँ। आशा ने महेंद्र की तरफ ताका। महेंद्र ने पूछा, माँ की क्या खबर है बिहारी? बिहारी बोला, माँ और चाची की चर्चा अभी क्यों भाई, काफ़ी समय है। सच अ नाइट वॉज नॉट मेड फॉर स्लीप, नॉट फॉर मदर्स एंड आंट्स, कहकर बिहारी लौट पड़ा। महेंद्र ने उसे जबरदस्ती खींच कर बिठाया। महेंद्र ने कहा, देख लो भाभी, कसूर मेरा नहीं है, ये जबरन मुझे खींच लाया है। पाप इसने किया है, अभिशाप कहीं मुझ पर न पड़े। आशा से कोई जवाब देते न बनता, इसलिए ऐसी बातों से वो खींच उठती। बिहारी जानकर उसे तंग करता है। बिहारी ने कहा, घर की हालत आंखों से देख रहा हूँ, अब भी क्या माँ को लाने का वक्त नहीं आया? महेंद्र ने कहा, बेशक, हम तो उन्हीं की राह देख रहे हैं। बिहारी ने कहा, यही जताते हुए उन्हें पत्र लिखने में तुम्हें नाम का समय लगेगा, लेकिन खुशी का अंत न रहेगा। भाभी, उन 2 मिनटों के लिए महेंद्र भैया को तुम्हें फुर्सत देनी पड़ेगी, मेरी दरखास्त है आपसे। आशा बिगड़ कर चली गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महेंद्र बोला, जाने किस शुभ घड़ी में तुम दोनों की भेंट हुई थी, आखिर सुलह ही ना हो सकी, वही खटपट। बिहारी ने कहा, तुम्हें तुम्हारी माँ ने तो बर्बाद किया ही, पत्नी भी बर्बाद करने पर तुली है, यही मुझसे नहीं देखा जाता, इसी से जब तक कुछ कह देता हूँ। महेंद्र, मगर नतीजा क्या होता है उसका? बिहारी, नतीजा तुम्हारे लिए कुछ खास ना हो, मेरे लिए थोड़ा बहुत होता है। अध्याय 10। बिहारी ने खुद बैठकर महेंद्र से चिट्ठी लिखवाई और उस पत्र के साथ दूसरे ही दिन राजलक्ष्मी को लिवाने चला गया। राजलक्ष्मी समझ गई चिट्ठी बिहारी ने लिखवाई है, मगर फिर भी उससे रहा न गया। साथ साथ विनोदिनी को भी ले आई। लौटकर उन्होंने घर की जो बदतर हालत देखी, तमाम यूं ही गंदा पड़ा, तीतर बीतर। सो बहू के प्रति उनका मन और भी विमुख हो उठा। लेकिन बहू में ये कैसा परिवर्तन? वो छाया सी उनके आगे पीछे डोलती रहती, कहीं न कहीं हरदम काम में हाथ बटाने को मुस्तैद। आज ही जाकर वो कह उठती, छोड़ो छोड़ो, मिट्टी पलीत करके रख दोगी तुम, जो काम आता नहीं उसमें हाथ क्या डालना। राजलक्ष्मी के जी में आया, हो न हो अन्नपूर्णा के चले जाने से ही बहू में तरक्की हुई है। लेकिन मन में आया, महेंद्र सोचेगा, चाची थी तो मैं बीबी के साथ निष्कंटक मौज करता, और माँ का पहुँचना कि विरह का दुख शुरू हो गया। इससे यही साबित होगा ना कि चाची शुभेशी थी और माँ सुख का काटा। रहने दो, अपने को क्या पड़ी। इधर कहीं महेंद्र दिन को बुला भेजता तो बहू जाने में आनाकानी करती, तो राजलक्ष्मी ही झिड़का करती, महेंद्र बुला रहा है, तुम टाल जाती हो। ज़्यादा दुलार पाने का यही नतीजा होता है। अब जाओ, सब्जियां मैं देख लूँगी। फिर शुरू होता वही स्लेट पेंसिल और चारू पाठ का झूठा नाटक। प्रेम के अकारण अभियोग से एक दूसरे को दोषी ठहराना, किसका प्रेम ज़्यादा वजनी है, इस पर निरर्थक वाद विवाद, वर्षा के दिन को रात और चांदनी रात को दिन बनाना, ऊब और अवसाद को ज़बरदस्ती दूर हटाना, एक दूसरे को कुछ इस तरह का अभ्यास करना कि साथ जब शिथिल हृदय को आनंद नहीं देता तो भी जरा देर की दूरी भयंकर लगती है। संभोग का सुख राख से ढक गया, मगर और किसी काम में कदम नहीं उठता। भोग सुख का यही एक भयंकर अभिशाप है कि सुख ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता, लेकिन बंधन अटूट हो उठता है। ऐसे में एक दिन विनोदिनी आशा के गले से लिपट कर बोली, बहन, तुम्हारा सौभाग्य अक्ष हो, जुग जुग हो, लेकिन चूंकि मैं दुखिया हूँ, इसलिए क्या मेरी तरफ एक नज़र ताकना भी गुनाह है? छुटपन से ही अपने आत्मीय की यहाँ पराई सी पली थी, इसलिए लोगों के सामने आशा सदा संकुचित ही रहती थी। उसे डर होता पीछे कोई प्रत्याख्यान न कर बैठे। जुड़ी भूहें, तीखी निगाह, अनिंद मुखड़ा और भरी हुई जवानी लिए जब विनोदिनी आई तो खुद बढ़कर उससे परिचय करने की हिम्मत आशा में न थी। आशा ने गौर किया, राजलक्ष्मी से विनोदिनी को किसी तरह का संकोच नहीं, और मानो आशा को दिखा दिखाकर राजलक्ष्मी भी उसका काफ़ी आदर करती। जब तब आशा को सुना सुनाकर उसकी तारीफ करती भी उच्छ्वसित हो पड़ती। ये भी देखा का गृह कार्य में विनोदिनी पटु है, प्रभुत्व मानो उसके लिए बहुत ही सहज है। स्वभाव सिद्ध नौकर नौकरानियों से काम लेने, झड़कने, फटकारने और हुक्म देने में उसे जरा भी हिचक नहीं होती। ये सब देखभाल विनोदिनी के आगे आशा अपने को बहुत क्षुद्र समझने लगी। वहीं सर्वगुण संपन्ना विनोदिनी जब खुद उससे नेह की भीख मांगने आई तो संकोच की ठोकर खाकर ही उसका आनंद चौगुना हो उमड़ पड़ा।
जादूगर के माया तरु की तरह उसके प्रेम का बीज एक ही दिन में अंकुराया, पत्तों से लद गया, फल फूल उठा। आशा ने कहा, हम तुम सखियां हुई, एक कोई नाम रख छोड़े हम अपना? विनोदिनी ने हंसकर पूछा। आखिर क्या? आशा ने बहुत से अच्छे अच्छे नाम गिनाए, हरसिंगार, कदम्ब, मौलीसिरी। विनोदिनी ने बोली, ये सारे के सारे बड़े पुराने हैं, इन दुलार नामों की कोई कदर नहीं। आशा ने पूछा, तो फिर तुम्हें कौन सा पसंद है? हंसकर विनोदिनी ने कहा, आँख की किरकिरी। आशा कोई मीठा सा नाम रखना चाहती थी, लेकिन विनोदिनी की पसंद से उसने दुलार की इस गाली को ही कबूल कर लिया। बाहों से उसकी गर्दन लपेट कर बोली, मेरी आँख की किरकिरी, और हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अध्याय 11। आशा को एक साथी की बड़ी ज़रूरत भी थी। प्यार का त्यौहार भी महज दो आदमियों से नहीं मनता। मीठी बातों की मिठाई बांटने के लिए गैरों की ज़रूरत पड़ती है। भूखी प्यासी विनोदिनी भी नई बहू के नए प्रेम के इतिहास को शराबी की देखती हुई सुरा के समान कान फैलाकर पीने लगी। उसका दिमाग मतवाला हो गया और नसों का लहू दहक उठा। सूनी दोपहरी में माँ जब सोती होती, नगर घर के नौकर चाकर निचले तल्ले के आराम गृह में छिप जाते। बिहारी की ताकीद से महेंद्र कुछ देर के लिए कॉलेज गया होता और धूप से तपी नीलिमा के एक छोर से चील की तीखी आवाज़ बहुत धीमी सुनाई देती तो कमरे के फर्श पर अपने बालों को तकिए पर बिखेरे आशा लेट जाती और पेट के नीचे तकिया रखकर पट पड़ी विनोदिनी उसकी गुनगुन स्वर से कही जाने वाली कहानी में तन्मय हो जाती। उसकी कनपटी लाल हो उठती और सांसें जोर जोर से चलने लगती। विनोदिनी खुद खुद कर पूछती और छोटी से छोटी बात भी निकाल लेती। एक ही बात कई बार सुनती, घटना खत्म हो जाती तो कल्पना लगाती। कहती, अच्छा बहन, कहीं ऐसा होता तो क्या होता, ये होता तो क्या करती। इन अनहोनी कल्पनाओं की राह में सुख की बातों को खींचकर दूर तक ले जाना आशा को भी अच्छा लगता था। विनोदिनी कहती, अच्छा भाई, आँख की किरकिरी, तुझसे कहीं बिहारी बाबू का ब्याह हुआ होता तो? आशा, राम राम राम, ऐसा न कहो, बड़ी शर्म आती है मुझे। हाँ, तुम्हारे साथ होता तो क्या ही कहने, चर्चा तो तुमसे भी होने को चली थी। विनोदिनी, मुझसे तो जाने कितनों की ही बातें चली, ना ठीक हुआ, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आशा प्रतिवाद करती, वो भला ये कैसे कबूल कर ले कि विनोदिनी की अवस्था उससे अच्छी है। उसने कहा, जरा ये तो सोचो, अगर मेरे पति से तुम्हारा ब्याह होता तो? होते होते ही तो रह गया। होते होते ही रह गया? क्यों नहीं हुआ? आशा का ये बिस्तर, ये पलंग कभी उसी का इंतज़ार कर रहे थे। उसे सजे सजाए शयन कक्ष को विनोदिनी देखती और इस बात को किसी भी तरह न भुला पाती। इस घर को वह महज एक मेहमान है, आज उसे जगह मिली है, कल छोड़कर जाना होगा। तीसरे पैर विनोदिनी खुद अपनी अनूठी कुशलता से आशा का जूड़ा बांध देती, जतन से श्रृंगार करके उसे पति के पास भेजती, मानो उसकी कल्पना अब कुंठिता होकर उस सजी धजी बहू के पीछे पीछे मुग्ध नवयुवक के अभिसार को सूने कमरे में जाया करती। और कभी कभी तो आशा को वह किसी तरह से छोड़ना ही न चाहती। कहती, अरे अरे अरे, ठहरो ठहरो भी ज़रा, पति देवता तुम्हारे कहीं भागे तो नहीं जा रहे? आखिर वे वन के माया मृग तो है नहीं, पालतू हिरन हैं। इस तरह खामखा देर कर देना चाहती। नाराज़ होकर महेंद्र कहता, तुम्हारी ये सहेली तो टस से मस नहीं होना चाहती, कब जाएगी ये? उतावली सी हो आशा कहती, न न न न न, मेरी आँख की किरकिरी पर तुम नाराज़ मत हो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी चर्चा उसे कितनी प्यारी लगती है, किस जतन से वो सजा सवार कर मुझे तुम्हारे पास भेजा करती है। राजलक्ष्मी आशा को कुछ करने धरने न देती। विनोदिनी ने उसकी तरफदारी की और उसे काम में जुटाया। विनोदिनी को आलस छू नहीं गया, दिन भर एक ही काम में लगी रहती, एक सी काम में लगी रहती। आशा को वो छुट्टी नहीं देना चाहती, एक के बाद दूसरा, और कामों को कुछ ऐसा क्रम बनाती कि आशा के लिए ज़रा भी चैन पाना गैर मुमकिन था। आशा का पति छत वाले सूने कमरे में बैठा चिढ़ के मारे छटपटा रहा है और ये सोचकर विनोदिनी मन ही मन बड़ी कठोर हंसी हंसती है। आशा अकुला कर कहती है, भाई आँख की किरकिरी, अब इजाज़त दो, वो नाराज़ हो जाएंगे। झट विनोदिनी कहती, बस 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 बस, ज़रा सा इसे ख़त्म करके चली जाओ, ज़्यादा देर ना होगी। ज़्यादा देर में आशा फिर उद्विग्न होकर कहती, ना बहन, अब वो सचमुच नाराज़ हो जाएंगे, मुझे छोड़ दो, चलूँ मैं? विनोदिनी कहती, ज़रा नाराज़ ही तो हुए क्या? सुहाग में गुस्सा न मिलने से मोहब्बत में स्वाद नहीं मिलता, जैसे सब्जी में नमक मिर्च के बिना। लेकिन नमक मिर्च का मज़ा क्या होता है, ये विनोदिनी ही समझ रही थी।
न थी सिर्फ उसके पास सब्जी, उसकी नस नस में मानो आग लग गई। जिधर भी नजर करती चिंगारियां उगलती उसकी आंखें। ऐसी आराम की गृहस्थी, ऐसे सुहाग के स्वामी, इस घर को तो मैं राजा की रियासत, इस स्वामी को अपने चरणों का दास बना कर रखती। फिर क्या इस घर की ये दशा होती, ये गत होती इस आदमी की। मेरी जगह ये नन्ही नादान गुड़िया। आशा को गले लगाकर, भाई आँख की किरकिरी, मुझे बताओ ना, कल तुम लोगों में क्या बातें हुई? तुमने वो कहा था ना जो मैंने करने को कहा। तुम लोगों के प्यार की बातें सुनकर मेरी भूख प्यास जाती रहती है। अध्याय 12। एक दिन आखिर आजीज होकर महेंद्र ने माँ से कहा, ये अच्छी बात है माँ, दूसरे के घर की एक जवान विधवा को घर रखकर एक भारी जिम्मेदारी अपने कांधों पर लाद लेने की आपको क्या पड़ी? अपनी तो राय नहीं है, जाने कब क्या मुसीबत हो। राजलक्ष्मी ने कहा, अरे ये तो विपिन की बहू है, इसे मैं बिरानी थोड़ी ही समझती हूँ। महेंद्र ने कहा, सो जो कहो, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा। मेरी राय में इसे ठीक रखना ठीक नहीं। राजलक्ष्मी खूब जानती थी कि महेंद्र की राय को ठुकराना आसान नहीं। सो उन्होंने बिहारी से कहा, अरे बिहारी, एक बार तू महेंद्र को समझा के तो देख। ये अपने विपिन की बहू है। अभी इस बुढ़ापे में मुझे थोड़ा सा आराम नसीब है। वह पराई हो या जो हो, सगे संबंधी किसी से ऐसी सेवा मुझे कभी न मिली। बिहारी ने कोई जवाब न दिया। वो जाकर महेंद्र से बोला, भैया कुछ विनोदिनी की भी सोचते हो? महेंद्र ने हंसकर कहा, सोचकर रात की नींद हराम है। अपनी भाभी से पूछो। विनोदिनी के ध्यान से इन दिनों और सब ध्यान टूट गया है इनका। घूंघट की आड़ से आशा ने महेंद्र को चुपचाप धमकाया। बिहारी ने कहा, अच्छा, दूसरा विश्व वृक्ष। चुन्नी उसे यहाँ से निकाल कर बाहर करने को छटपटा रही है। घूंघट से आशा की आंखों ने फिर उसे झिड़का। बिहारी ने कहा, निकाल ही बाहर करो तो लौट आने में कितनी देर लगती है? अरे विधवा का विवाह रचा दो, विष के दांत एक बार की टूट ही जाएंगे। महेंद्र बोला, विवाह तो कुंद का भी कर दिया गया था। बिहारी ने कहा, इस उपमा को छोड़ो, विनोदिनी की बात कभी कभी मैं सोचा करता हूँ। तुम्हारे यहाँ तो जिंदगी भर इनका रहना हो नहीं पाएगा, और इनके यहाँ जो जंगल में देख कर आया हूँ, इन्हें जीवन भर के लिए वहाँ वनवास दिया जाए, ये भी बड़ी सख्त सज़ा होगी। विनोदिनी आज तक महेंद्र के सामने कभी नहीं आई थी, पर बिहारी ने उसको देखा था। उसने इतना समझा है कि स्त्री जंगल में छोड़ने लायक नहीं है, लेकिन शिखा घर के दिए में एक तरह से जलती है और दूसरे घर वह घर को आग भी लगा सकती है। महेंद्र के मन में ये शंका भी थी। महेंद्र ने इस बात पर बिहारी की भरपूर खिल्ली उड़ाई। बिहारी ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन उसके मन ने खूब समझा था कि स्त्री खिलवाड़ करने की नहीं, उसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। राजलक्ष्मी ने विनोदिनी को सावधान कर दिया और कहा, देखना बेटी, बहू से इतना रब्त न रखना। तुम गांव घर गृहस्थी की यहाँ रही हो, आजकल के चाल चलन को नहीं जानती, बुद्धिमती हो, समझ बूझ कर चलना। इसके बाद विनोदिनी ने आशा को दूर ही दूर रखा। मैं भाई होती कौन हूँ? मेरे जैसी स्त्री, अगर आप अपनी इज्जत बचाकर चलना नहीं चाहते तो कब क्या हो जाएगा कौन नहीं कह सकता। आशा निहोरे विनती करती, गिड़गिड़ाती, रोती पीटती, लेकिन विनोदिनी एकदम अड़ी। बातों से आशा आकंठ भर उठी, मगर विनोदिनी ने तराहना दी। इधर महेंद्र के बाहुपाश शिथिल हो गए और मुग्ध दृष्टि क्लांति से पथराई। जो अनियम और उच्च श्रृंखलता पहले से कौतुक सी लगती थी, वही अब धीरे धीरे उसे दुखाने लगी। आशा की सांसारिक अपटुता से उसे खींच होती, लेकिन जबान खोलकर कहता नहीं। न कहे चाहे, आशा ने मन से ये महसूस किया कि अटूट मिलन से प्रेम की मर्यादा मलिन होती जा रही है। महेंद्र का प्यार दुलार से बेसुरा बसता था, कुछ तो ढोंग, कुछ दिखावा। ऐसी स्थिति में भाग जाने के सिवा कोई कल्याण नहीं, विच्छेद के सिवा दूसरी दवा नहीं। स्त्रियों के स्वाभाविक संस्कार से आशा आजकल महेंद्र से दूर रहना चाहती, लेकिन विनोदिनी को छोड़कर जाने की जगह कहाँ थी उसे? प्यार की जलती हुई सेज पर आंख खोलकर धीरे धीरे घर गृहस्थी के धंधों, लिखाई पढ़ाई में ध्यान देकर महेंद्र ने करवट बदली। अपनी चिकित्सा संबंधी किताबों का उसने जाने कहाँ कहाँ से उद्धार किया और अपने कोट पतलून को धूप दिखाने की चेष्टा भी की। अध्याय 13। विनोदिनी जब बिल्कुल ही पकड़ में न आई तो आशा को एक तरकीब सूझी। बोली, भाई आँख की किरकिरी, तुम मेरे पति के सामने क्यों नहीं आती? भागती क्यों फिरती हो? विनोदिनी ने बड़े संक्षेप में और तेज स्वर में कहा, छी। आशा बोली, क्यों? माँ से मुझे पता चला तुम हम लोगों की गैर नहीं हो। गंभीर होकर विनोदिनी ने कहा, संसार में अपना पराया कोई नहीं होता। जो अपना मानता है वही अपना है, जो पराया समझता है वो अपना होते हुए भी पराया है। आशा ने देखा बात बड़ी लाजवाब है।
वास्तव में उसके पति विनोदिनी के साथ जाति करते हैं, सचमुच उसे गैर समझते हैं और नहा कि उससे खींचा करते हैं। उस दिन सांझ को आशा ने बड़े नाजो अदा से पति के सामने कहा, तुम्हें मेरी आँख की किरकिरी से परिचय करना पड़ेगा। महेंद्र हंसकर बोला, तुम्हारे साहस की बलिहारी। आशा ने पूछा, क्यों? इसमें डर किस बात का? महेंद्र, अपनी सखी की जिस गजब खूबसूरती का जिक्र तुम किया करती हो वो तो खतरे से खाली नहीं। आशा ने कहा, खैर वह मैं देख लूंगी, तुम मुझसे बोलोगे या नहीं सो बोलो। विनोदिनी को देखने का कौतूहल महेंद्र को न था ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन दोनों तो उसे देखने की समय समय पर ललक हो आती उसे, और ये आग्रह उसे उचित नहीं जचता। हृदय के नाते महेंद्र के उचित अनुचित का आदर्श औरों की अपेक्षा कुछ कड़ा था। इसके पहले वो विवाह की बात नहीं सुनना चाहता था, इसलिए कि कहीं माँ के अधिकार पर आंच न आए, और अब आशा के संबंध की रक्षा वो इस तरह से करना चाहता था कि किसी पराई औरत के लिए मन में ज़रा भी कौतूहल न पैदा हो। प्यार के मामले में वो बड़ा वैसा सा है, लेकिन है पक्का। इस बात का उसे मन ही मन नाज भी था। यहाँ तक कि चूंकि बिहारी को अपना दोस्त कहता, इसलिए दूसरे किसी को भी वह मित्र नहीं मानना चाहता, और उसकी ओर खींच कर आता भी तो ज़बरदस्ती उसकी ओर से लापरवाही दिखाता और बिहारी के सामने उस बेचारे का मजाक उड़ाते हुए अपनी उदासी जाहिर करता। बिहारी कहीं एतराज़ करता तो महेंद्र कहता, ये तुमसे ही हो सकता है, कहीं भी जाते हो तुम्हें मित्रों की कमी थोड़ी है, मगर मैं जिस जिसको मित्र नहीं मान सकता। ऐसे महेंद्र का मन इधर एक अपरिचिता की ओर कौतूहल और व्यग्रता से बरबस खिंच जाया करता, तो अपने आदर्श के आगे वो नीचा हो जाता। सो अंत में विनोदिनी को घर से हटाने के लिए वो अपनी माँ को तंग करने लगता। महेंद्र ने कहा, रहने भी दो चुन्नी, तुम्हारी किरकिरी से गपशप फुर्सत कहाँ है मेरे पास। पढ़ते वक्त किताबों से नाता और फुर्सत की घड़ियों के लिए तुम इस बीच अपनी सखी को कहाँ लेकर आओगी। आशा ने कहा, खैर तुम्हारी पढ़ाई के समय का हिस्सा न दूंगी, अपने समय में से कुछ मैं अपनी किरकिरी को दे दूंगी। महेंद्र बोला, माना तुम दे दोगी, मगर मैं क्यों दूंगा। आशा विनोदिनी को प्यार कर सकती है महेंद्र के ख्याल से, इससे उसके पति प्रेम की त्रुटि साबित होती है। और गर्व से महेंद्र कहता भी, तुम्हारा प्रेम मेरे जैसा अन्यन्यनिष्ठ नहीं है। आशा इसे हरगिज मानने को तैयार नहीं, वो झगड़ पड़ती, रोती, मगर तर्क में जीत नहीं पाती। अपने दोनों के बीच में विनोदिनी के लिए सुई की नोक भर भी जगह छोड़ने को महेंद्र तैयार न था। ये बात उसके गर्व का विषय बन बैठी। उसका ये गर्व आशा से सहा नहीं जाता, पर आज उसने हार कबूल कर ली और कहा, खैर मेरी ही खातिर तुम मेरी किरकिरी से बोलो। आशा के आगे अपने प्रेम की दृढ़ता और श्रेष्ठता प्रमाणित करके अंत में वह बड़ी कृपा करके विनोदिनी से बात करने को राजी हुआ। दूसरे दिन सुबह आशा गई और सोई हुई विनोदिनी से लिपट गई। विनोदिनी बोली, ये कैसा गजब, चकोरी आज चांद को छोड़कर मेघ के दरबार में। आशा ने कहा, तुम लोगों की एक कविता मेरी खाक समझ में आती है, मेरी फिर गोबर में नहा घी क्या डालना। जो इन बातों का जवाब दे सकता है चलकर एक बार उसे सुनाओ। विनोदिनी ने पूछा, आखिर वो रसिक है कौन। आशा ने कहा, तुम्हारे देवर, मेरे पति, मजाक नहीं, तुमसे बात करने के लिए वो मुझे परेशान कर रहे हैं। विनोदिनी अपने मन में बोली, बीवी के हुक्म से मेरी बुलावट हुई है और मैं सिर पर पांव रखकर भागी जाऊं, ऐसा पागल समझा है मुझे। विनोदिनी किसी भी कदर तैयार न हुई। आशा पति के सामने बड़ी अप्रतिम हुई। मन ही मन महेंद्र इस पर बड़ा नाराज भी था। मेरे सामने आने में ऐतराज, मुझे दूसरे मामूली लोगों से समझती है, और कोई होता तो जाने कब कितने बहानों से विनोदिनी से मिल लेता, बोलता चालता, लेकिन महेंद्र ने इसकी कभी कोशिश तक न की। इसी से विनोदिनी को क्या मेरा परिचय नहीं मिला। एक बार भली तरह जान लेती तो समझ जाती कि मुझ में और दूसरों में क्या फ़र्क है। 2 दिन पहले विनोदिनी भी कुड़न से बोली थी, इतने दिनों में इस घर में हूँ और महेंद्र एक बार मुझे देखने की चेष्टा भी नहीं करता। बुआ के कमरे में होती हूँ तब भी किसी बहाने अपनी माँ के पास नहीं आता। ऐसी लापरवाही किस बात की। मैं कोई जड़ पदार्थ हूँ, मैं इंसान नहीं, स्त्री नहीं। कहीं वह मुझे जान पाता तो पता चलता उसकी प्यारी चुन्नी से मुझ में क्या फ़र्क है। आशा ने तरकीब सुझाई, तुम कॉलेज गए हो ये कहकर मैं उसे कमरे में ले आऊँगी, अचानक तुम बाहर से आ जाना, बस कोई बस ही नहीं चलेगा। महेंद्र ने पूछा, आखिर किस गुनाह की सज़ा दे रही हो मुझे। आशा बोली, मुझे गुस्सा आ रहा है, तुमसे मुलाकात करने में भी आपत्ति है, उसकी अकड़ तो मैं तोड़कर ही रहूँगी। महेंद्र बोला, तुम्हारी प्यारी सखी को देखे बिना मैं मरा नहीं जा रहा, मैं यूं चोरों की तरह मिलना नहीं चाहता। आशा ने महेंद्र का हाथ पकड़कर विनती की, मेरे सिर की कसम तुम्हें, एक बार
बस एक बार तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, जैसे भी हो। उसकी हेकड़ी तो मुझे तोड़नी ही है, फिर तुम्हारा जैसा जी चाहे करना। महेंद्र चुप रहा। आशा बोली, मेरी आरजू है, मान जाओ ना। महेंद्र को भी ललक हो रही थी, इसलिए बेहद उदासी दिखाकर वो सहमत हुआ। शरद की धुली दोपहरी महेंद्र के कमरे में विनोदिनी आशा को कारपेट के जूते बनाना सिखा रही थी। आशा अनमनी सी बार बार बाहर ताक झांक कर गिनती में भूल करके अपना बेहद सीधापन दिखा रही थी। आखिर तंग आकर विनोदिनी ने उसके हाथ का कारपेट झपट कर गिरा दिया और कहा, ये तुम्हारे वश की बात नहीं है, मैं चलती हूँ, बहुत बड़ा काम पड़ा है। आशा ने कहा, बस 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 बस, ज़रा देर और देखो, अब की भूल नहीं होगी। आशा सीने लग गई। इतने में दबे पांव महेंद्र आया और दरवाजे के पास विनोदिनी के पीछे खड़ा हो गया। आशा सिलाई पर आंखें गाड़े हुए धीरे धीरे हंसने लगी। विनोदिनी ने पूछा, एकाएक हंसी किस बात पर आ गई है? आशा से और न रहा गया और वो खिलखिला पड़ी। विनोदिनी के बदन पर कारपेट फेंक कर बोली, तुमने ठीक ही कहा था, ये मेरे वश का नहीं, और खिलखिलाने लगी। विनोदिनी से लिपट कर जोर जोर से हंसने लगी। विनोदिनी पहले ही ताड़ गई थी। आशा की चंचलता और हाव भाव से उससे कुछ छिपा न था। वो ये भी खूब जान गई थी कि महेंद्र कब चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। निरी नादान सी बनकर उसने अपने को आशा के आसान जाल में फंसने दिया। अंदर आते हुए महेंद्र ने कहा, मैं बदनसीब ही इस हंसी के कारण से क्यों बरी रखा जाऊं? चौंक कर विनोदिनी ने माथे पर कपड़े का पल्ला डाला और उठने लगी। आशा ने उसका हाथ धर दबाया। महेंद्र ने कहा, या तो आप बैठिए, मैं चला जाता हूँ, या फिर आप भी बैठिए, मैं भी बैठता हूँ। जैसा कि आमतौर से औरतें करती हैं, छीना झपटी शोरगुल करके विनोदिनी ने शर्म की धूम नहीं मचाई। उसने सहज ही सुर में कहा, आपके ही अनुरोध से बैठती हूँ, लेकिन मन ही मन अभिशाप न दीजिएगा। महेंद्र ने कहा, अभिशाप दूंगा कि आपको देर तक चलने की शक्ति न रह जाए। विनोदिनी ने कहा, इस अभिशाप से मैं नहीं डरती, क्योंकि आपका देर तक ज़्यादा देर का नहीं होगा, शायद अब खत्म भी हो चला। फिर उसने उठकर खड़ा होना चाहा। आशा ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, सिर की सौगंध तुम्हें, और कुछ बैठो। अध्याय 14। आशा ने पूछा, सच सच बताओ, मेरी आँख की किरकिरी कैसी लगी तुम्हें? महेंद्र ने कहा, बुरी नहीं है। आशा बहुत ही क्षुण होकर बोली, तुम्हें तो कोई अच्छा ही नहीं लगता। महेंद्र ने कहा, सिर्फ एक को छोड़कर। आशा ने कहा, अच्छा, परिचय जरा जमने दो, फिर देखती हूँ अच्छी लगती है कि नहीं। महेंद्र, जमने दो यानी ऐसा लगातार चला करेगा रवैया? आशा ने कहा, भलमन साहब के नाते भी तो लोगों से बोलना चालना पड़ता है। एक दिन की भेंट के बाद ही अगर मिलना जुलना बंद कर दो तो बेचारी क्या सोचेगी? तुम्हारा हाल ही अजीब है। और कोई होता तो ऐसी स्त्री से दौड़कर मिला करता, और तुम हो कि जैसे आफत आन पड़ी है। औरों से अपने इस फर्क की बात सुनकर महेंद्र खुश हुआ और बोला, अच्छा यही सही, मगर ऐसी जल्दबाजी क्या है? मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा, न तुम्हारी सखी को भागने की जल्दी है। लगता है लिहाजा बीच बीच में भेंट हुआ ही करेगी, और भेंट होने पर भलमन साहत रखें, इतनी अक्ल तुम्हारे पति को ही है। महेंद्र ने सोचा था अब से विनोदिनी किसी न किसी बहाने ज़रूर आया करेगी, लेकिन गलत समझा था। वो पास ही नहीं पटकती कभी, अचानक आते जाते भी कहीं नहीं मिलती। अपनी स्त्री से वह इसका जिक्र भी न करता कि कहीं मेरा आग्रह न झलक पड़े। बीच बीच में विनोदिनी से मिलने की स्वाभाविक और मामूली सी इच्छा को छिपाए और दबाए रखने की कोशिश में उसकी आकुलाहट बढ़ने लगी। फिर विनोदिनी की उदासीनता उसे और उत्तेजित करने लगी। विनोदिनी से भेंट होने के दूसरे दिन प्रसंगवश यूं ही मजाक में महेंद्र ने आशा से पूछा, तुम्हारा ये अयोग्य पति तुम्हारी आँख की किरकिरी को कैसा लगा? महेंद्र को इसकी ज़बरदस्त आशा थी कि पूछने से पहले ही आशा से उसे इसका बड़ा ही अच्छा ब्यौरा मिलेगा, लेकिन सब्र करने का जब कोई नतीजा ना निकला तो वो ढंग से पूछ बैठा। आशा मुश्किल में पड़ी। विनोदिनी ने कुछ भी नहीं कहा था। इससे आशा अपनी सखी से नाराज़ हुई थी। बोली, ठहरो भी, 2-4 दिन मिलजुल कर तो कहेगी। कल भेंट भी कितनी देर को हुई थी और बातें भी ना हो सकी थी। विवाह होने के बाद भेंट भी न हो सकी थी। महेंद्र इससे भी कुछ निराश हुआ और विनोदिनी के विषय में लापरवाही दिखाना उसके लिए और भी कठिन हो गया। इसी बीच बिहारी आ पहुंचा। क्यों भैया, आज किस बात पर विवाद छिड़ा है? महेंद्र ने कहा, देखो ना, तुम्हारी भाभी ने कुमुदनी या प्रमोदनी जाने किससे तो जाने क्या नाता जोड़ा है, लेकिन मुझे भी अगर उससे वैसा ही कुछ जोड़ना पड़े तो जीना मुश्किल हो जाए। आशा के घूंघट के अंदर घोर कलह घिराया। बिहारी जरा देर चुपचाप महेंद्र की ओर ताकता रहा और बोला,
भाभी, बात तो ये अच्छी नहीं। ये सब भुलाने की बातें हैं। तुम्हारी आँख की किरकिरी को देखा है मैंने, और भी अगर बार-बार देख जाऊँ तो उसे दुर्घटना न समझूँगा। ये मैं कसम खाकर कह सकता हूँ। लेकिन इतने पर भी महेंद्र जब कबूल नहीं करना चाहते, दाल में कुछ काला है। महेंद्र और बिहारी में मतभेद है। आशा को इसका एक और सबूत मिला। अचानक महेंद्र को फोटोग्राफी का शौक हो आया। पहले भी एक बार उसने सीखना शुरू किया था। फिर उसने कैमरे की मरम्मत की, तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। घर के नौकर चाकर तक के फ़ोटो लेने लगा। आशा जिद पकड़ बैठी, मेरी सखी की भी तस्वीर लेनी पड़ेगी। बहुत मुक्तसर में महेंद्र ने जवाब दिया, ठीक है। उससे भी मुक्तसर में उसकी आंख की किरकिरी ने कहा, नहीं। आशा को इसके लिए एक अजीब तरकीब गांठनी पड़ी, और तरकीब शुरू हुई विनोदिनी के लिए अजानी न थी। तरकीब ये गठी कि आशा किसी तरह उसे अपने कमरे में बुलाएगी। सोते समय ही उसकी तस्वीर को लेकर महेंद्र उसे एक खासा सबक देगा। मजे की बात ये कि विनोदिनी दिन में कभी सोती नहीं, लेकिन उस दिन आशा के कमरे में उसे झपकी आ गई। बदन पर लाल ऊनी चादर डाले, खुली खिड़की की तरफ मुंह किए, हथेली पर सिर रख के वो ऐसी सुंदर अदा से सोई थी कि महेंद्र ने कहा, लगता है मानो फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हुई है। दबे पाँव महेंद्र कैमरा लेकर आया। किस तरफ से तस्वीर अच्छी आएगी ये तय करने के लिए विनोदिनी को बड़ी देर तक बहुत अच्छी तरह देख लेना पड़ा। यहाँ तक कि कला की खातिर छिपकर सिरहाने के पास उसके बिखरे बालों को ज़रा सा हटा देना पड़ा। नहीं जचा तो फिर से सुधारना पड़ा। कानों कान उसने आशा से कहा, पाँव के पास से चादर को जरा बाईं तरफ खिसका दो। भोली आशा ने उसके कानों में कहा, मुझसे ठीक ना होगा, कहीं नींद न टूट जाए, तुम ही खिसका दो ना। महेंद्र ने चादर खिसका दी और अब उसे तस्वीर खींचने के लिए कैमरे में प्लेट डाली। डालना था कि खटका हुआ। विनोदिनी हिल उठी, लंबा निश्वास छोड़कर घबरा कर उठ बैठी। आशा जोर से हंस पड़ी। विनोदिनी बेहद नाराज हुई। अपनी जलती आंखों से महेंद्र पर चिंगारियां बरसाती हुई बोली, बहुत बुरी बात है। महेंद्र ने कहा, बेशक बुरी बात है, लेकिन चोरी भी की और चोरी का माल भी हाथ न लगा। इससे तो मेरे दोनों काल गए। इस बुराई को ही लेने दीजिए, इसके बाद मुझे सजा दीजिएगा। आशा भी बहुत आरजू मिन्नत करने लगी। तस्वीर ली गई, लेकिन पहली तस्वीर खराब, लिहाजा दूसरे दिन तस्वीर लिए बिना फोटोग्राफर न माना। उसके बाद मित्रता के चिन्ह स्वरूप दोनों सखियों की एक साथ तस्वीर लेने की बात आई। विनोदिनी ना न कह सकी, बोली यही लेकिन आखिरी है। ये सुनकर महेंद्र ने उस तस्वीर को बर्बाद कर दिया। इस तरह तस्वीर लेते लेते परिचय आगे बढ़ चला। अध्याय 15। बाहर से हिला डुला दो तो राख दबी आग फिर से लहक उठती है। आशा और महेंद्र की मोहब्बत का उत्साह मंद पड़ता जा रहा था। वो तीसरी तरफ की ठोकर से फिर जाग पड़ा। आशा में हंसी दिल लगी की शक्ति न थी, पर आशा उससे थकती भी न थी। लिहाजा विनोदिनी की आड़ में आशा को बड़ा आश्रय मिल गया। महेंद्र को हमेशा आनंद की उमंग में रखने के लिए उसे लोहे के चने नहीं चबाने पड़े। विवाह होने के बाद कुछ ही दिनों में आशा और महेंद्र एक दूसरे के लिए अपने को उजाड़ने पर आमादा थे। प्रेम का संगीत शुरू ही पंचम के निषाद से हुआ था। सूद के बजाय पूंजी ही भुना खाने पर तुले थे। पागलपन की इस बाढ़ को वे दैनंदिन जीवन के सहज प्रवाह में कैसे बदल डालें। नशे के बाद आती है खुमारी, और उस खुमारी को तोड़ने के लिए लोगों को फिर पीने की ज़रूरत पड़ती है। वह नशा आशा आखिर कहाँ से जुगाए। ऐसे में विनोदिनी ने नया रंगीन प्याला लाकर आशा के हाथों में दे दिया। पति को प्रसन्न देखकर आशा ने संतोष की सांस ली। अब उसकी अपनी कोशिश न रह गई। महेंद्र और विनोदिनी जब हंसी मजाक करते होते, वह बस जी खोलकर हंसने में साथ देती। पत्ते खेलने में महेंद्र आशा को बेतरह चकमा देता तो आशा विनोदिनी से फैसले के लिए गिड़गिड़ाती हुई शिकायत करती। महेंद्र कोई मजाक कर बैठता, गैर वाजिब जवाब, तो आशा को यह प्रत्याशा होती कि उसकी तरफ से विनोदिनी उपयुक्त जवाब देगी। इस तरह तीनों की मंडली जम गई, मगर इससे विनोदिनी के काम धंधों में किसी तरह की ढिलाई न आ पाई। रसोई, गृहस्थी के दूसरे काम, लक्ष्मी की सेवा, सारा कुछ खत्म करके ही वो इस आनंद में शामिल होती। महेंद्र आजीजी से कहता, नौकर मेहरी को काम नहीं करने देती हो तुम, चौपट कर दोगी उन्हें। और विनोदिनी कहती, काम न करके खुद चौपट होने से बेहतर है कि नौकर चौपट हो जाए। तुम अपने कॉलेज जाओ। महेंद्र, ऐसी बदली के दिन। विनोदिनी, ये नहीं होने का, गाड़ी तैयार है, जाना ही पड़ेगा। महेंद्र, मैंने तो गाड़ी को मना किया था। विनोदिनी, मैंने कह दिया था। कहकर महेंद्र की पोशाक लाकर हाजिर कर दी। महेंद्र, तुम्हें राजपूतों के घर पैदा होना चाहिए था। लड़ाई के समय अपने आत्मे को कवच पहनाती। मौज मजे के लिए कॉलेज न जाना, पढ़ाई में ढिलाई करना,
विनोदिनी को कतई न सुहाता। उसके कठोर शासन से दिन दोपहर का विनोद एक बारगी उठ गया और सांझ का अवकाश महेंद्र के लिए बड़ा ही रमणीक और मोहक हो उठा। उसका दिन मानो अवसान के इंतजार में रहता। पहले बीच बीच में रसोई समय पर न बनती और महेंद्र को कॉलेज न जाने का बहाना मिल जाता। अब विनोदिनी सारा इंतजाम खुद करके समय पर रसोई बनाती। खाना खत्म होता कि महेंद्र को खबर कर दी जाती, गाड़ी तैयार है। पहले कपड़ों का इस तरतीब से रहना तो दूर, आया के यहाँ, धोबी के यहाँ, अलमारी में किसी गुफा में पड़े हैं, और घंटों तक छानबीन के बाद ही उनका पता चल पाता। शुरू शुरू में विनोदिनी इन बेतरतीबियों के लिए महेंद्र के सामने आशा को मीठा उलाहना दिया करती। महेंद्र भी उस बेचारी की लाइलाज योग्यता पर स्नेह से हंस दिया करता। अंत में सखी के नेह से आशा की सारी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली और घर की शक्ल बदल गई। अचकन का बटन नदारत है। आशा झटपट कोई तरकीब नहीं निकाल पाती कि विनोदिनी आकर अचकन उसके हाथों से झपट लेती और बात की बात में सी देती। एक दिन महेंद्र की परसी हुई थाली बिल्ली ने जुटा दी। आशा परेशान। देखते ही देखते विनोदिनी ने रसोई से जाने क्या क्या लाकर काम चला दिया। आशा दंग रह गई। अपने खाने पहनने, काम और आराम में, हर बात में तरह तरह से महेंद्र को विनोदिनी के सेवा स्पर्श का अनुभव होने लगा। विनोदिनी के बनाए रेशमी जूते उसके पाँव में पड़े। विनोदिनी का बुना रेशमी गुलबंद गले में एक मानसिक संस्पर्श शोभित हुआ। इन दिनों आशा सखी के हाथों सज संवर कर, इत्र मलकर पति के पास जाती। उसमें कुछ तो होता आशा का अपना और कुछ किसी और का। अपनी वेशभूषा के रूप और आनंद में वह अपनी सखी से मानो गंगा यमुना से मिल गई थी। बिहारी की अब वह कद्र न रही, उसकी बुलाहट नहीं होती। उसने महेंद्र को लिख भेजा था, कल इतवार है, दोपहर को आकर मैं माँ के हाथ का बना भोजन खाऊंगा। महेंद्र ने देखा ये तो इतवारी गोबर हो जाएगा। उसने जल्दी से लिख भेजा, इतवार को मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। फिर भी भोजन कर चुकने के बाद बिहारी खोज खबर के लिए महेंद्र के घर आया। नौकर से पता चला महेंद्र कहीं नहीं गया। महेंद्र भैया उसने कहकर सीढ़ी से आवाज़ दी और कमरे में दाखिल हुआ। महेंद्र अप्रतिभ हो गया। सिर में बेहिसाब दर्द है, कहकर उसने तकिए का सहारा लिया। ये सुनकर महेंद्र के चेहरे का हाव भाव आशा तो अकचका गई। उसने विनोदिनी की तरफ इस आशा से ताका कि क्या करना चाहिए। विनोदिनी खूब समझ रही थी मामला संगीन नहीं है, फिर भी घबरा कर बोली, बड़ी देर से बैठे हो, थोड़ी देर लेट जाओ, मैं यूडिकोलोन लेकर आती हूँ। महेंद्र बोला, रहने दो, उसकी ज़रूरत नहीं है। विनोदिनी ने उस पर कान न दिया। जल्दी से बर्फ मिले पानी में यूडिकोलोन डालकर ले आई। आशा को गीला रुमाल देती हुई बोली, उनके सिर पर बांध दो। महेंद्र बार बार कहने लगा, अरे छोड़ो छोड़ो। बिहारी हंसी रोककर चुपचाप ये नाटक देखता रहा। मन में गर्व करते हुए महेंद्र ने कहा, कमबख्त बिहारी, देख मेरी कितनी इज्जत होती है। बिहारी खड़ा था, लात से कांपते हाथों से आशा ठीक से पट्टी न बांध पाई। लुढ़क कर यूडिकोलोन का एक बूंद महेंद्र की आंख में जा पड़ा। विनोदिनी ने आशा से रुमाल लेकर अपने कुशल हाथों से ठीक से बांध दिया। सफ़ेद कपड़े के दूसरे टुकड़े को यूडिकोलोन में भिगोकर धीमे धीमे पट्टी पर निचोड़ने लगी। आशा घूंघट काढ़े पंखा झलती रही। स्निग्ध स्वर में विनोदिनी ने पूछा, महेंद्र बाबू, आराम मिलता है? आवाज़ में इस तरह शहद घोलकर विनोदिनी ने तेज कनखियों से बिहारी को देख लिया। देखा कौतुक से बिहारी की आंखें हंस रही है। उसको ये सब कुछ प्रहसन सा लगा। विनोदिनी समझ गई, इस आदमी को ठगना आसान नहीं, इसकी पैनी निगाह से कुछ बच नहीं सकता। बिहारी ने हंसकर कहा, विनोद भाभी, ऐसी तीमारदारी से बीमारी नहीं जाएगी, बल्कि बीमारी और बढ़ जाएगी। विनोदिनी, मैं मूर्ख स्त्री, मुझे क्या पता, आपके चिकित्सा शास्त्रों में ऐसा लिखा है। क्यों? बिहारी, लिखा तो है ही। सेवा देखकर अपना भी माथा दुखने लगा, लेकिन फूटे कपाल को चिकित्सा के बिना ही चंगा हो जाना पड़ता है। महेंद्र भैया का कपाल जोरदार है। विनोदिनी ने कपड़े का ओछा टुकड़ा रख दिया और कहा, ना, हमें क्या पड़ी, दोस्त का इलाज दोस्त ही करे। सारा माजरा देखकर बिहारी भीतर ही भीतर कुड़ उठा था। इधर कुछ दिनों से वह पढ़ने में मशगूल था। इस बीच इन तीनों ने मिलकर ये क्या हाल कर रखा है, इसका उसे पता न था। आज उसने विनोदिनी को खास तौर से देखा। विनोदिनी ने भी उसको देख लिया। बिहारी ने जरा तीखे स्वर में कहा, अच्छी बात है, दोस्त का इलाज दोस्त ही करेगा। ये सिर दर्द मैं ही ले आया था, साथ लिए जा रहा हूँ। मुफ्त में यूडिकोलोन खर्च ना करें। आशा की ओर देखकर बोला, भाभी, इलाज द्वारा रोग हटाने के बजाय रोग न होने देना ज़्यादा बेहतर है। अध्याय 16। बिहारी ने सोचा, दूर दूर रहने से अब काम नहीं चलने का, चाहे जैसे हो,
इनके बीच मुझे जगह बनानी पड़ेगी। इनमें से किसी को ये पसंद तो ना होगा, लेकिन फिर भी मुझे रहना पड़ेगा। बुलावे या स्वागत की अपेक्षा किए बिना बिहारी महेंद्र के व्यू में दाखिल होने लगा। उसने विनोदिनी से कहा, विनोद भाभी, इस शख्स को उसकी माँ ने बर्बाद किया, दोस्त ने बर्बाद किया, इसकी बीबी बर्बाद कर रही है। तुम भी उस जमात में शामिल न होकर इसे कोई राह सुझाओ। दुहाई है महेंद्र, यानी बिहारी, यानी मेरे जैसा आदमी जिसे कभी कोई नहीं पूछता। महेंद्र, उसको बर्बाद करो। बर्बाद होने की उम्मीदवारी इतनी आसान नहीं बच्चों, की दरखास्त दे दो और मंजूर हो गई। विनोदिनी हंसकर बोली, बर्बाद होने का दम होना चाहिए बिहारी बाबू। बिहारी ने कहा, अपने आप में ये खूबी न भी हो तो पराए हाथ से आ सकती है, एक बार देख ही लो पनाह देकर। विनोदिनी, यूं तैयार होकर आने से कुछ नहीं होता, लापरवाह रहना होता है। क्या ख्याल है भाई आँख की किरकिरी, अपने इस देवर का भार तुम ही उठाओ ना। आशा ने 2 उंगलियों से उसे ठेल दिया। बिहारी ने भी इस दिल्लगी में साथ न दिया। विनोदिनी से यह छिपा न रहा कि बिहारी को आशा से मजाक करना पसंद नहीं। वह आशा पर श्रद्धा रखता है और विनोदिनी को उल्लू बनाना चाहता है। ये बात उसे चुभी। उसने आशा से फिर कहा, देखो तुम्हारा ये बिहारी देवर ना मुझे उपलक्ष्य करके मुझसे ही दुलार की भीख मांगने आया है, कुछ दे दो ना बहन। आशा बहुत ही खींच उठी। जरा देर के लिए बिहारी का चेहरा तमतमा उठा। दूसरे एकदम हंसकर बोला, दूसरे पर यूं टाल देना मेरे ही लिए, और महेंद्र भैया से नकद कारोबार। विनोदिनी समझ गई, बिहारी सब बंटाधार करके आया है, इसके सामने हथियार बंद रहना जरूरी है। महेंद्र भी आजीज आ गया। बोला, बिहारी, तुम्हारे महेंद्र भैया किसी व्यापार में नहीं पड़ते, जो पास है उसी से खुश रहें। बिहारी, खुद ना पढ़ना चाहते हो चाहे, मगर किस्मत में लिखा होता है तो व्यापार की लहर बाहर से भी आ सकती है। विनोदिनी, बहरहाल आपका तो हाथ खाली है, फिर आपकी लहर किधर से आती है। व्यंग की हंसी हंसकर उसने आशा को दबाया। आशा कुड़कर चली गई। बिहारी मुंह की मक्खाकर गुस्से से भी चुप रहा। वो जाने को तैयार हुआ तो विनोदिनी बोल उठी, हताश होकर न चल दीजिए बिहारी बाबू, ये आँख की किरकिरी को भेजे देती हूँ। विनोदिनी के उठने से बैठक टूट गई। इससे महेंद्र मन ही मन नाराज हुआ। महेंद्र की नाराज शक्ल देखकर बिहारी का घुटा आवेग उमड़ आया। बोला, महेंद्र भैया, अपना सत्यानाश करना चाहते हो करो, तुम्हारी ऐसी ही आदत है, लेकिन जो सरल हृदय की साध्वी तुम्हारा विश्वास करके तुम्हारी पनाह में है, उसका सत्यानाश तो न करो। अब भी कहता हूँ, ऐसा न करो। कहते कहते बिहारी का गला रुंध गया। दबे क्रोध से महेंद्र ने कहा, बिहारी, तुम्हारी बात बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आती, रहने दो, साफ साफ कहो। बिहारी ने कहा, दो टूक ही कहूँगा मैं। विनोदिनी तुम्हें जानबूझकर पाप की ओर खींच रही है और तुम बिना समझे मूड की नई कुपत में कदम बढ़ा रहे हो। महेंद्र गरज उठा, सरासर झूठ है। तुम अगर भले घर की बहू बेटी को गलत शुभे की निगाह से देखते हो तो तुम्हारा घर के अंदर आना ठीक नहीं। इतने में विनोदिनी एक थाली में मिठाई लेकर आई और बिहारी के सामने रखी। बिहारी बोला, अरे ये क्या, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। विनोदिनी बोली, ऐसी क्या बात, मुंह मीठा करके ही जाना होगा। बिहारी बोला, मेरी दरखास्त मंजूर हुई शायद। आदर सत्कार शुरू हो गया। विनोदिनी होठ दबाकर हंसी। आप जब देवर ठहरे, रिश्ते का जोर तो है। जहाँ दावा कर सकते हैं वहाँ भीख क्या मांगना, आदर तो आप छीन कर ले सकते हैं। आप क्या कहते हैं महेंद्र बाबू। महेंद्र बाबू को बात नहीं फुर रही थी। विनोदिनी, बिहारी बाबू, आप शर्म से नहीं खा रहे हैं या नाराज़गी से, या किसी को बुलाना पड़ेगा। बिहारी, अरे नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं, जो मिला है काफ़ी है। विनोदिनी, मजाक आपसे तो पार पाना मुश्किल है, मिठाई से भी मुंह बंद नहीं होता। रात को आशा ने महेंद्र से बिहारी की शिकायत की। महेंद्र और दिन की तरह हंसकर टाल नहीं पाया, बल्कि उसने साथ दिया। सुबह ही महेंद्र बिहारी के घर गया। बोला, बिहारी लाख हो, विनोदिनी अपने घर की तो नहीं है, तुम सामने होते हो तो उसे कैसी झिझक। बिहारी ने कहा, अच्छा, तब तो ये ठीक नहीं, अगर उन्हें ऐतराज़ है तो मैं सामने ना आऊँगा। महेंद्र निश्चिंत हुआ, यह अप्रिय काम इस आसानी से बन जाएगा। वह सोच भी न सका था वो बिहारी से डरता था। उसी दिन महेंद्र के घर गया और बोला, विनोद भाभी। बिहारी उसी दिन महेंद्र के घर गया और बोला, विनोद भाभी, मुझे माफ़ कर दो। विनोदिनी, कैसी माफ़ी। बिहारी, महेंद्र से मालूम हुआ मैं यहाँ आकर आपके सामने होता हूँ तो आप नाराज़ होती हैं, इसलिए माफ़ी मांग कर रुखसत हो जाऊँगा। विनोदिनी, ऐसा भी होता है भला, मैं तो आज हूँ कल नहीं रहूँगी, मेरी वजह से आपकी रुखसत। इतना झमेला होगा ये जानती होती तो मैं यहाँ ना आती। कहकर विनोदिनी मुंह मलिन के मानो आंसू छिपाने की तेजी से निकल गई। बिहारी के मन में आया, झूठे संदेह पर मैंने नाह की विनोदिनी के मन को चोट पहुंचाई। उस दिन मानो मुश्किल में पड़ी राजलक्ष्मी महेंद्र के पास जाकर बोली,
महेंद्र, विपिन की बहू घर जाने के लिए उतावली है। महेंद्र ने पूछा, क्यों? यहाँ उन्हें कोई तकलीफ है? राजलक्ष्मी, तकलीफ नहीं, वो कहती है मुझ जैसी समृद्ध विधवा ज्यादा दिन दूसरे के घर रहेगी तो लोग निंदा करेंगे। महेंद्र क्षुब्ध होकर बोला, ये तो पराया घर है। बिहारी बैठा था। महेंद्र ने उसे खिजी निगाह से देखा। बिहारी ने सोचा, कल मैंने जो कुछ कहा उसमें निंदा का आभास था। शायद उसी से विनोदिनी का जी दुखा। पति पत्नी दोनों विनोदिनी से रूठे बैठे रहे। बोली, हमें पराया समझती हो बहन? वो बोले, इतने दिनों में हम पराये हो गए? विनोदिनी, हमें हमें क्या तुम आजीवन पकड़े रहोगी? महेंद्र, ऐसी जरूरत क्या? आशा बोली, फिर ऐसे क्यों हमारे जी को चुराया तुमने? उस दिन तो मैं कुछ भी तय न कर सका। विनोदिनी बोली, नहीं नहीं बहन, बेकार है। 2 दिनों के लिए ममता न बढ़ाना ही ठीक है। कहकर अकलाई हुई आंखों से उसने एक बार महेंद्र को देखा। दूसरे दिन बिहारी ने आकर कहा, विनोद भाभी, ये जाने की जिद क्यों? कोई कसूर है? उसी की सजा है। मुंह फेरकर विनोदिनी बोली, कसूर आप क्यों करने लगे? कसूर तो मेरा है, कसूर मेरी तकदीर का है। बिहारी, आप अगर चली जाएं तो मुझे यही लगता रहेगा कि मुझी से नाराज होकर गई। करुण आंखों से विनती जाहिर करती हुई विनोदिनी ने बिहारी की ओर ताका। कहा, आप ही कहिए ना, मेरा रहना उचित है? बिहारी मुश्किल में पड़ गया। रहना उचित है, यह बात वह कैसे कहे? बोला, ठीक है, आपको जाना तो पड़ेगा, लेकिन 2-4 दिन रुक कर जाएं तो क्या हर्ज है? अपनी दोनों आंखें झुकाकर विनोदिनी ने कहा, आप सब लोग रहने का आग्रह कर रहे हैं। आप लोगों की बात टालकर जाना मेरे लिए मुश्किल है, मगर आप लोग गलती कर रहे हैं। कहते कहते उसकी बड़ी बड़ी पलकों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें तेजी से ढुलकने लगी। बिहारी इन मौन आंसुओं से व्याकुल हो उठा। महज कुछ दिनों में ही आपने गुण से सबको मोह लिया। इसी से कोई आपको छोड़ना नहीं चाहता। अन्यथा न सोचे विनोद भाभी, ऐसी लक्ष्मी को चाहकर विदा भी कौन करेगा? आशा घूंघट काढ़े एक कोने में बैठी थी। घूंघट सरकाकर रह रहकर आंखें पोंछने लगी। आइंदा विनोदिनी ने जाने की बात कभी न चलाई। अगली वीडियो में चौथे भाग के बारे में बात करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।